लीजिए प्रस्तुत है नाटक असंगत होते हुए। लेखक श्री बलराम कश्यप और निर्देशक हैं श्री मिर्जा मसूद। तो सुनते हैं नाटक असंगत होते हुए। नहीं शिवनाथ बाबू, नहीं। रात के समय मैं किसी को आश्रम के बाहर जाने की छूट नहीं दे सकता, और जाना ही हो तो नियम कायदे से पर्ची भरो और मैनेजर से दस्तखत लो और जाओ। अरे नहीं भोला, मैं आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा, बस अहाते में ही रहूंगा। ओफो, बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। जिद नहीं, बस यूं ही जरा मन हो रहा है टहलने को। ठीक है, जाओ, पर ध्यान रखना कहीं चौकीदारी की नौकरी से मेरी छुट्टी ना हो जाए। अरे नहीं भोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, चिंता कैसे ना करूं? और कोई एक चिंता है क्या? अभी दयाराम बाबू को ब्लड प्रेशर की दवा लेने के लिए याद दिलाना है, और वो राम प्रसाद जी के कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, न जाने कितने काम है। भोला ने मेरी बात मान ली, पर मैंने उससे झूठ क्यों कहा? मुझे टहलना नहीं है, मुझे तो आश्रम से बाहर जाना है, अपने घर। आज छोटू का जन्मदिन है, मेरे पोते का। आज घर के लोगों को मेरी भी याद आएगी। बस दूर से छोटू का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर लौट आऊंगा। पर क्या ये ठीक होगा? क्यों नहीं, अपने पोते को एक बार दिखाने में क्या बुराई है? अरे, घर में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि छोटू का जन्मदिन हो। आज नहीं, आज ही तो है छोटू का जन्मदिन। हर साल छोटू के जन्मदिन पर पहले पंडित सुदर्शन का रामायण पाठ होता था। लगता है इस साल वो भी नहीं है। पर छोटू कहाँ होगा? अरे, ये तो अजय है, मेरा बड़ा बेटा। लगता है छोटू के जन्मदिन के लिए आया है। शीला, मैं यहां किसी का जन्मदिन मनाने नहीं आया हूं, ये देखने आया हूं कि कहीं मेरे साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। अरे, इसके तेवर तो आज भी लड़ाई झगड़े वाले ही हैं। अगर मैं चुप रहा तो ये लोग मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। अरे जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो। बस यही डर, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा। सुनता है तो सुन ले, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं यहां छोटू का बर्थडे केक खाने नहीं आया हूं। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे पर हैं तो सब अपने ही लोग। क्या ऐसा ही होता है अपनापन? मेरे यहां ना रहने का खूब फायदा उठाया है सबने। मचला भाई प्रभात चाहता है कि बंटवारे में उसे बड़ा हिस्सा मिले, क्योंकि पिताजी से उसे कुछ नहीं मिला। मैं पूछता हूं, क्या मुझे कुछ मिला है पिताजी से? कुछ नहीं। और छोटा भाई रवि, वो तो बंटवारा ही नहीं चाहता, जैसे कोई संत महात्मा हो। असलियत तो सब जानते हैं। कोई जाने या ना जाने, पर मैं अब जान गया हूं, वो नहीं चाहता कि मैं यहां रहूं। सभी अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं यहां ना रहूं। मैं बाहर रहूंगा तो मेरे हिस्से पर भी कब्जा जमा लेंगे, और एक बार कब्जा हो गया तो बस। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें सब बातें बताती रही। हाँ, वरना मैं तो अंधेरे में ही रहता। फिर वही
हिस्सा, बंटवारा, वही लड़ाई झगड़ा। मेरे घर छोड़ देने के बाद भी ये लोग खुश नहीं हैं। सुनते हो, हमारी बेटी मोना अब बड़ी हो गई है। उसने मुझसे कई बार कहा है उसे अलग कमरा चाहिए। अलग कमरा? हाँ, फिलहाल ऐसा करते हैं कि प्रभात के कमरे में एक टेम्परेरी पार्टीशन लगा देते हैं। उसका कमरा हमारे कमरे से बड़ा है। मोना के लिए कमरा निकल आएगा। क्या प्रभात मान जाएगा? प्रभात तो शायद मान भी जाए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानेगी। तो फिर? प्रभात और सरिता इसी हफ्ते 4 दिनों के लिए कानपुर जाने वाले हैं। बस उन्हीं दिनों ये काम हो जाए। लौटने पर फिर तू मैं होगी। वो मैं संभाल लूंगी। बस तुम उनके सामने ठंडे मत पड़ना। मैं तो परसों ही टूर पर चला जाऊंगा। ये तो और भी अच्छा होगा। हाँ, और वो तुमने एक गुमटी के बारे में बताया था। हाँ, पिताजी ने बहुत पहले एक छोटी सी दुकान अपने नाम बुक करवाई थी। यही कोई 10 फुट बाय 12 फुट की होगी। वो हमारे किस काम की? अजीब, बहुत काम की है। जिस जगह वो छोटी सी दुकान है, अब वहां एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। तुम्हें तो शहर की खबर ही नहीं रहती। अरे बस उस छोटी सी दुकान की बहुत वैल्यू होगी अब। हाँ, पिताजी ने वो शायद रवि के नाम पर बुक करवाई थी। लेकिन अलॉटमेंट तो पिताजी के नाम पर ही हुआ। सरिता उस जगह को हड़पने की कोशिश में है। मैं सब समझती हूँ। अपने निठल्ले भाई को एडजस्ट करना चाहती है। बहला फुसलाकर और चिकनी चुपड़ी बातें करके रवि को भी अपने साथ मिला लेगी। पर मैं कहती हूँ, तुम इस घर के बड़े बेटे हो। किसी भी चीज पर पहला अधिकार तुम्हारा ही है। तुम क्यों नहीं बात करते? बात क्या करना है? किसी दिन जाकर अपना ताला लगा देंगे। किसी दिन नहीं, ये काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। कहीं ऐसा न हो कि वहां हमारे ताले से पहले सरिता का ताला जड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी क्या मिला है मुझे इस घर से? आज तक त्याग ही तो करता आया हूं सबके लिए। पर तुम्हारे त्याग को कोई समझता ही नहीं। सब जानबूझकर ना समझ बने हुए हैं। हम बातें ही करते रहेंगे कि खाना भी खाएंगे? खाना सबके साथ खाना है या? क्यों सबके साथ? क्यों? कोई तुम्हें बुलाने आया है क्या? फिर क्यों सबके साथ खाएंगे हम? बस हम दोनों। यहाँ नहीं तो फिर पिताजी के कमरे में। वहां क्यों? खाने के बहाने हम ये भी देख लेंगे कि उस कमरे में कोई ऐसा सामान तो नहीं जो हमारे काम का हो। लेकिन खाने से पहले क्या मुझे 15-20 मिनट का समय नहीं मिलेगा? तुम नहीं सुधरोगे। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स हो रहे हैं। आंखें भी लाल रहती हैं तुम्हारी। हाँ, वो तो तुम्हारे प्यार की लाली है। चलो जी, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो ये है मेरा बड़ा बेटा अजय, मेरी पहली संतान, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन जिसे सिर्फ एक ही चिंता है, हिस्सा, बंटवारा। और उसकी पत्नी शीला, उसकी इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं। इन दोनों के मन में कितना संतोष है मेरे लिए। उफ। अरे प्रभात, देखो कौन आया है। मेरी सहेली अंजू। ये तो मेरी मंझली बहू सरिता है, अपनी सहेली के साथ। अरे अंजू, गोवा से लौटने के बाद तो तू और भी निखर गई है। लगता है अशोक का जादू कम नहीं हुआ है। क्यों? और सरिता, तुझ पर प्रभात का जादू क्या कम हो गया? मुझे तो लगता है जैसे। क्यों? क्या बताऊं, बस किसी तरह घिसट रही है जिंदगी। क्यों? क्या हुआ? होना क्या है तू सब जानती है। कितनी इच्छाएं थी मेरी,
कितने सपने थे, क्या हुआ उनका? तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? क्या? तेरा इस घर में बहू बनकर आना ही एक ट्रेजेडी है। प्रभात की बात छोड़ दे तो क्या रखा है इस घर में? कुछ भी तो नहीं। कबूतर खाना लगता है मुझे ये। मालूम नहीं तू कैसे काट रही है दिन। बस यूं ही अपने अरमानों का गला घोंटकर। जानती तो है, शिवदयाल जैसे जाने माने रईस का बेटा अनूप मुझसे शादी करना चाहता था। जानती क्यों नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। पर शादी हुई तो प्रभात से, क्योंकि मेरे पिताजी और प्रभात के पिताजी एक दूसरे के बचपन से जानते थे। बस मुझे चढ़ा दिया उन्होंने अपनी दोस्ती की भेंट। प्रभात के पिताजी ने कहा, मैं सरिता को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। एक कंगाल बूढ़ा जो अपनी औलाद को कुछ न दे सका, वो मुझे क्या देता? सिर्फ बेटी सरिता की रट लगाए रहता था। वो है कहाँ? आश्रम में ही है या? आश्रम में ही है। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ। आसपास मंडराते रहते थे तो घुटन सी होती थी। और प्रभात? तरक्की करने की, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा ही मर चुकी है। क्लर्क का बेटा क्लर्क की तरह ही सोचता है। अरे मैं तो बस अपनी कहानी सुनाने लगी। एक मिनट, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। ओह, तो सरिता किसी रईस घराने की बहू बनना चाहती थी, पर प्रभात ने तो कहा था वो और सरिता एक दूसरे को चाहते हैं। तुम कब आई? सरिता ने बताया ही नहीं। तुम आसपास होते तो बताती। भाई कुछ भी कहो, अंजू आज भी तुम उतनी ही स्मार्ट हो जितनी बस 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 प्रभात, अपनी पत्नी के सामने किसी महिला की तारीफ करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्यों सरिता? जानते हो, अंजू अभी अभी गोवा से लौटी है। अशोक और ये दोनों सैर सपाटा करते रहे। और तुम? प्रभात, तुम भी कहीं क्यों नहीं जाते सरिता को लेकर? चाहता तो हूं, पर चाहने से ही क्या होता है। जब एक नया रोजगार करना चाहता था तो रुपयों की जरूरत थी, पर कोई नहीं था देने वाला। न पिताजी न अजय भैया। वो एक मौका हाथ से निकल गया तो बस आज तक हाथ मल रहा हूं। पिताजी और बड़े भैया तुम्हारी मदद भला क्यों करते? वो तो शुरू से तुम्हें बोझ समझते हैं। अगर पिताजी ने उस समय इस घर को बेच दिया होता, मुझे रुपए दे दिए होते, तो आज मैं तरक्की की ऊंचाई पर होता। मेरे पास दौलत होती, इज्जत करता ये शहर। इस टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार मकान होता। लेकिन पिताजी ठहरे पुराने विचारों के, उन्हें ये सब पसंद नहीं था। तो बस आज हम इस खंडहर में पड़े हैं और वो आश्रम में हैं। ओह, आई एम सॉरी अंजू, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अंजू, कोल्ड ड्रिंक तो लो ना। आओ, उधर खुली हवा में चलते हैं। अशोक कहाँ है? बेंगलोर गए हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। एक दिन अशोक ने मुझे गर्व से बताया था कि बिजनेस में घाटा होने पर उसके पिताजी ने उसकी मदद की थी। और एक मेरे पिताजी हैं। आओ चले। क्या हो गया है प्रभात को? अपने क्लर्क बाप की तुलना एक लखपति से कर रहा है। पर जहां तक प्रभात की मदद का सवाल है, तो मैंने हाथ नहीं खींचे थे अपने। मैं तो ये घर बेचकर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे तो रिश्वत देने के लिए रुपयों की जरूरत थी। हाँ,
उस काम के लिए मैं तैयार नहीं था। आप इंकार करेंगे तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता पिताजी, कभी नहीं। बेटा प्रभात, रिश्वत देकर आगे बढ़ने की बात सोच रहे हो? अरे ये तो गड्ढे में गिरना है जानबूझकर। न जाने आप किस जमाने की बात कर रहे हैं। उसी जमाने की जिसमें मैं और तुम रहते हैं। आपने अजय भैया की मदद तो की थी? हाँ की थी, रुपयों से मदद की थी, उसके काम में भी मदद की थी, क्योंकि उसे जरूरत थी। जरूरत तो मुझे भी है पिताजी। तुम्हें कारोबार के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम रिश्वत देकर काम हासिल करना चाहते हो। हर आदमी का काम करने का एक तरीका होता है। रिश्वत कोई तरीका नहीं, एक बुराई है, और उस रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि एक बार अगर इस रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम खुद भी नहीं। केवल खोखले आदर्श। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं, दुश्मन नहीं। मैं भी तो चाहता हूं तुम जीवन में आगे तरक्की करो। अगर आप मेरी तरक्की चाहते तो मुझसे इस तरह बहस नहीं करते। मेरे सब साथी अपने अपने काम में कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और मैंने अभी तक चलना शुरू नहीं किया है। तो अब मैं इसी तरह सड़ता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आप मेरे पिता नहीं, दुश्मन हैं, दुश्मन। और प्रभात आज तक मुझे अपना दुश्मन ही समझता है, लेकिन मैंने उससे दुश्मनी नहीं की। मैंने तो सिर्फ पिता का कर्तव्य पूरा किया है। मैं पूछती हूँ, मेरी पीली साड़ी कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सब के सब बहरे हो गए हैं क्या? अरे मेरी पीली साड़ी कहाँ है? मेरी बेटी आरती, इसकी मां की मौत के बाद मैंने हमेशा इसे अपने सीने से लगा रखा, और जब जवान हुई तो आरती, ये सूटकेस लेकर कहां जा रही हो? जवाब दो, कहां जा रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं पिताजी मैं कहां जा रही हूं, फिर पूछने से फायदा? मैं तुम्हारा पिता हूं। तो समझाइए अपने बेटों को, मेरी खुशी के रास्ते की रुकावट ना बने। अरे मेरे बेटे तुम्हारे भाई भी तो हैं। भाई वो होते हैं जो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये मेरे भाई नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अजीत के घर जाऊंगी। इस समय, इस तरह? तो फिर कब? मैं जानती हूँ इस घर में सबकी पसंद का सम्मान हो सकता है, लेकिन आरती की पसंद का कोई सम्मान नहीं। मैं जानती हूँ जब अजय भैया का मनीषा से चक्कर चल रहा था तब किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रभात भैया ने भी तो सरिता भाभी को देखने परखने के बाद ही उनसे शादी की। आरती, मुझे तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं। तो फिर अजय भैया ने आज फोन पर अजीत को धमकी क्यों दी? मैं जानती हूँ आप सब मिले हुए हैं, मुझे यहाँ कोई अपना नहीं समझता, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह जाओगी तो हम सबकी बदनामी होगी। अच्छा ही होगा, आप लोगों की असलियत मालूम हो जाएगी। इस तरह जिद करने से कोई फायदा नहीं आरती। तुम अजीत से कहना वो मुझसे मिले। उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सबके सामने जिस तरह उसे अपमानित किया गया, फोन पर उसे जिस तरह की धमकी दी गई। अरे कह तो रहा हूं, उससे कहना मुझसे मिले, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, आखिरी बार मैं आपकी बात पर भरोसा करती हूँ। बेटों के विरोध के बावजूद मैंने आरती को अजीत से शादी करने की अनुमति दे दी, लेकिन एक बरस बाद अगर अजीत मुझे छोड़कर चला गया है
तो इसके लिए आप लोग भी दोषी हैं। अरे तुमने जो चाहा सो किया, अब वो तुम्हें छोड़कर चला गया है तो आप लोगों को खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि अजीत से शादी मैंने अपनी पसंद से की थी। आप लोगों के दिलों को बहुत ठंडक पहुंच रही होगी कि अच्छा हुआ इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आरती, बेटी की जिंदगी बर्बाद होने पर किसी भी बाप को खुशी नहीं होती है बेटी। दुख तो उस बाप को होता है जो बाप बेटी के रिश्ते को समझे। मुझसे ज्यादा इस रिश्ते को समझने वाला भला कौन होगा? जानती हूँ ये बात आप किस लिए कह रहे हैं। किस लिए? आप यही बताना चाहते हैं कि मेरी माँ की मौत के बाद आपने दूसरी शादी सिर्फ मेरे कारण नहीं की। भगवान जाने तुम्हारे मन में कैसी कैसी बातें भरी हैं। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद अरे दूसरी शादी के लिए मेरी उम्र भी नहीं थी। दूसरी शादी करके क्या जग हंसाई करवाता? बेटी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया। तुमने जैसा पढ़ना चाहा, जैसा पहनना चाहा, मैंने वैसा ही किया। अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखता रहा, लेकिन मेरी कमाई ही कितनी थी। आरती, तुम लोगों की जिंदगी में जो भी कमी है वो मैंने जानबूझकर नहीं पैदा की बेटी। मेरी मजबूरी ही रही होगी जो तुम लोगों को किसी तकलीफ का सामना करना पड़ा। और आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आरती, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो सच मानो इसमें मेरा कोई दोष नहीं बेटी। आप सब मिलकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की और वो टूट गई। भाई मुझ पर व्यंग कर रहे हैं, भाभियों ने नजर फेर ली है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता आरती, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप है तो फिर बुला लीजिए अजीत को, अपने दामाद को। उसकी कोई बहुत बड़ी डिमांड तो है नहीं। रिटायरमेंट के बाद जो रुपये आपको मिले हैं उसमें से वो सिर्फ 1-2 लाख ही तो मांग रहा है। तुम क्या सोचती हो मुझे कोई खजाना मिला है? अजय को 1-2 लाख चाहिए। बड़ी बहू शीला चाहती है कि मोना के हायर एजुकेशन में मैं रुपया लगाऊं। उधर प्रभात अपने बिजनेस के लिए रुपयों की मांग कर रहा है। अरे मैं रिटायर्ड बूढ़ा किस किस की जरूरत पूरी करूं? और मैं पूछता हूं, क्या सबको सिर्फ रुपयों की चिंता है? क्या मेरे लिए किसी के मन में कोई भावना नहीं? मैं तो जानती थी आपसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। छोटी सी बात को आप एक बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं। पिताजी, जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? अजय भैया के या प्रभात भैया के? नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। सब यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी न हो। मालूम नहीं आप लोग मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत बोल। अजीत को वापस लाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ये आंसू पोंछ ले बेटी, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। मैंने अजीत की मांग पूरी कर दी है। उसने रुपए तो ले लिए, लेकिन आरती को नहीं अपनाया। ये आज भी अकेली है। अजय और प्रभात की मांगे भी मैंने पूरी कर दी थी, फिर भी हमारे रिश्तों में दरारें पड़ती गईं। मैं अकेला पड़ गया और सबकी खुशी के लिए मैंने घर छोड़ दिया, वृद्ध आश्रम चला गया। आज भी इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलूं, आश्रम लौट चलूं। अंधेरा पड़ गया है। आ, 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 आ,
लगता है किसी बड़े पत्थर से टकरा गया। कौन? शिवनाथ बाबू, अब लौट रहे हो? मुझसे तो कहकर गए थे कि यहीं आसपास टहल रहा हूं। तुम्हारी गैर हाजिरी में आश्रम में हंगामा हुआ। सब पूछ रहे थे शिवनाथ बाबू कहाँ गए। मुझे झूठ बोलना पड़ा। कहाँ चले गए थे? अरे ये तुम्हारे माथे पर खून कैसा? ये तो ताजा घाव लगता है। कुछ नहीं भूला, बस यूं ही अंधेरे में पैर फिसल गया था। ये चौकीदार का काम भी एक मुसीबत ही है। जब देखो कोई न कोई संकट, कोई न कोई मुसीबत। कायदे कानून में ढील दो तो आश्रम के मैनेजर नाराज, और न दो तो आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग नाराज। इधर, अरे भाई इधर आओ, मैं पट्टी बांध देता हूँ। कल डॉक्टर साहब को दिखा देना। हाँ, यहाँ बैठो, मैं मलहम पट्टी का डिब्बा लाता हूँ। अरे उम्र हो गई है, इस पक्की उम्र में आदमी को भगवान का नाम लेकर सो जाना चाहिए, पर जाने क्यों रातों को जागते हैं। ये लोग मेरी नौकरी लेकर रहेंगे। हाँ, सिर जरा ऊपर उठाना। हाँ, लो बांध दिया पट्टी। अब चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। जानता हूं कल सुबह मैनेजर साहब मुझे ही फटकारेंगे, कहेंगे भोला कहीं और काम खोज लो। तुम नहीं कर सकते आश्रम की नौकरी, पर आश्रम में रहने वाले मुझे नौकरी करने दे तब ना। मैं पूछता हूं, तुम लोग कायदा कानून क्यों नहीं मानते? कायदे कानून की कौन कहे भोला, लोग तो रिश्ते नाते भी नहीं मानते। सच कहते हो शिवनाथ बाबू। अगर लोग रिश्ते नातों का मूल समझते तो न तुम्हें वृद्ध आश्रम में आना पड़ता और न मुझे बुढ़ापे में चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ती। चलो बाहर का दरवाजा बंद कर दूं। अभी आप सुन रहे थे नाटक असंगत होते हुए। लेखक श्री बलराम कश्यप और निर्देशक